Assalamu alaikum students. In this tutorial we shall discuss step-wise planning. Third point, step number 3, analyze project characteristics. इस स्टेप में आप क्या करते हैं, आप इंश्योर करते हैं कि आप कौन सा एप्रोप्रिएशन मेथड यूज़ करेंगे अपने प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट के लिए. ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं हम 3.1 में प्रोडक्ट बेस्ड और ऑब्जेक्टिव बेस्ड प्रोजेक्ट की. तो हेयर्स मेंशन डिस्टिंग्विश द प्रोजेक्ट एज आइदर ऑब्जेक्टिव और प्रोडक्ट ड्रिवन. तो आपके पास दो टाइप के प्रोजेक्ट हैं, एक या तो ऑब्जेक्टिव है या फिर क्या है, प्रोडक्ट ड्रिवन. अगर हम प्रोडक्ट बेस्ड ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो इसमें क्या होता है, आप एक प्रोजेक्ट क्या करने जा रहे होते हैं, डिज़ाइन करने जा रहे होते हैं. ऐसा प्रोजेक्ट बनाते हैं आप जो क्या हो, डिलीवरेबल हो. ठीक है, तो इट विल बी गिवन बाय द यूज़र एंड डिज़ाइन बाय द एक्सटर्नल पर्सन. अभी मैं बात कर रही हूँ प्रोडक्ट ड्रिवन प्रोजेक्ट की. उससे मैंने आपसे क्या कहा कि इट विल बी गिवन बाय द यूज़र एंड डिज़ाइन बाय द एक्सटर्नल पर्सन. आपने यूज़र से रिक्वायरमेंट ली और फिर आपने उसको क्या किया, डिज़ाइन किया अकॉर्डिंग टू यूज़र परसेप्शन. यूज़र क्या चाहता है, कैसा बनाना चाहता है प्रोडक्ट, आपने उससे सारा इनपुट लेके और फिर आपने वर्किंग स्टार्ट की. एक तो ये प्रोजेक्ट हो गया. दूसरा क्या है आपके पास, ऑब्जेक्टिव बेस्ड प्रोजेक्ट. ये क्या है, इसमें क्या होता है, प्रॉब्लम गिवन होती है एंड वी वांट टू फाइंड द सोल्यूशन. हम इसमें रिकमेंडेशन लेते हैं, या सिंपल वर्ड्स में आप ये कहें कि इट्स बेसिकली डिस्क्राइब द डिजायर्ड रिजल्ट ऑफ प्रोजेक्ट आफ्टर weighing द कॉन्स्टेंट्स ऑफ बजट, टाइम एंड अदर रिसोर्सेज. जस्ट यू हैव डिजायर्ड रिजल्ट्स एंड यू हैव टू नीड अचीव रिजल्ट. आपको क्या अचीव करना होता है, रिजल्ट्स. ठीक है, आपके पास रिजल्ट्स दिए हुए थे एक तरीके से, आपको डिजायर्ड रिजल्ट्स को क्या करना होता है, फुलफिल करना होता है. तो ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, प्रोडक्ट में क्या होता है, प्रोडक्ट में आप एक प्रोडक्ट बना रहे होते हो स्टार्ट से एंड तक. ठीक है, आप कस्टमर की परसेप्शन को देख के, कस्टमर से इनपुट लेके आप एक डिज़ाइन कर रहे होते हो प्रोडक्ट. जबकि ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, प्रॉब्लम गिवन होती है, आप सोल्यूशन निकालते हो और रिकमेंडेशन लेते हो. ठीक है, और आप रिजल्ट्स को अचीव करने की कोशिश करते हो. ठीक है, अब हम बात करते हैं स्टेप नंबर 2 जो कि यहाँ पे मेंशन है. पॉइंट नंबर 3.2, एनालाइज अदर प्रोजेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूडिंग क्वालिटी बेस्ड वन. व्हाट इज़ डिफरेंट अबाउट दिस प्रोजेक्ट. अच्छा जी, हमारा अपना प्रोजेक्ट क्यों यूनिक है, क्यों ज़रूरी है, क्यों मार्केट में इसको बेस्ट होना चाहिए, इसकी क्वालिटी क्या है हमारे प्रोजेक्ट की. तो ये हमें आइडेंटिफाई करना है. अपने प्रोजेक्ट के हमें बेस्ट क्वालिटी फैक्टर कैलकुलेट करने हैं जो हमारे प्रोजेक्ट को यूनिक बनाते हैं. और वो जो हमारा जब प्रोजेक्ट यूनिक बनता है तो हमें मार्केटिंग करने में आसानी होती है कि हमारे प्रोजेक्ट की ये क्वालिटी है, ये ब्यूटी है, डेट्स वाई हमारा प्रोजेक्ट जो है वो बेस्ट है. ठीक है, और एक अच्छा प्रोजेक्ट जब भी बनता है जब उसका ऑब्जेक्टिव क्लियर कट हो, उसकी प्लानिंग क्लियर कट हो. ठीक है, उसमें रिस्क फैक्टर क्लियर कट हो. ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, अगर वो क्लियर होंगे तो हमारा प्रोजेक्ट क्या होगा, क्लियर होगा. और क्वालिटी वाइज प्रोजेक्ट जब ही अच्छा होता है जब वो एरर ना हो, उसमें बग्स ना हो. अब यहाँ पे एक लाइन मेंशन है जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेफ्टी क्रिटिकल एस्पेक्ट्स वेयर ह्यूमन लाइफ कुड बी थ्रेटेंड बाय मेल फंक्शन. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. इस पॉइंट को इस तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं. कुछ प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जो रियल टाइम हो. आपको ये देखना है, अगर हमें 3 मिनट बाद रिजल्ट डिलीवर करना है तो नाइदर अर्लियर नॉर लेटर, आपने 3 मिनट बाद ही डिलीवर करना है, क्योंकि फिर थ्रेट एंड कंडीशन आ जाती है. ठीक है, कौन सी कंडीशन आ जाती है, थ्रेट एंड कंडीशन. जिस टाइम पे आपने रिलीज़ करना है प्रोजेक्ट, आपने क्या करना है, आपने यू कैन से कि डिलीवर करना है, आपने उसी टाइम पे डिलीवर करना है. डेडलाइन आपकी आगे पीछे ना हो, क्योंकि उसके कुछ फिर क्राइसिस हैं, कुछ अफेक्ट्स हैं, सेफ्टी इफेक्ट्स आते हैं. ठीक है, कुछ थ्रेट एंड कंडीशन आ जाती हैं. देखें, रियल टाइम सिस्टम वो होते हैं, उन्हें उसी पॉइंट ऑफ टाइम पर आउटपुट देना होता है, डिज़ायर्ड टाइम पर. ठीक है, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि कोई रॉकेट है, जब वो लॉन्च होता है तो उसकी बैटरी, उसकी बहुत बड़ी एक कैलकुलेशन होती है. ठीक है, जिसमें आप बड़ा स्पेसिफिक होते हैं, क्योंकि स्पेसिफिक होते हुए, क्योंकि अगर ज़रा सी भी कैलकुलेशन इधर से उधर हो जाती है, रॉकेट का कहीं ना कहीं चला जाएगा आपका. तो रॉकेट जब आप लॉन्च करते हैं तो आप बहुत केयरफुल होकर उसकी कैलकुलेशन करते हैं. कैलकुलेशन आगे पीछे नहीं होनी चाहिए.
जैसा कि मैंने आपको बताया कि ज़रा सी भी कैलकुलेशन आगे पीछे होगी तो आपका रॉकेट कहीं का कहीं चला जाएगा। वो इस पॉइंट पर ही हिट होना चाहिए जो पॉइंट डिज़ायर्ड पॉइंट क्रिएट किया गया है, ठीक है, राइट। तो वहाँ क्वालिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, एल्स क्रिटिकल कंडीशन में फंसने के चांसेस होते हैं कि आपने हेड टाइम कोई और रखा था लेकिन आपका जो डिलीवर पॉइंट था वो डिले हो गया रॉकेट को लॉन्च करने में, तो आपका हिट पॉइंट क्या हुआ, मीट नहीं हो सका और उसकी वजह से कुछ थ्रेटेंड कंडीशंस अकर हो गई और आप क्रिटिकल कंडीशन में फंस गए। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, बहुत ही आसान सी। ईसीजी मशीन जो है जिस टाइम पर वो पेशेंट को चेक कर रही है उसी टाइम पर जो उसकी करंट स्टेट है वही आनी चाहिए। अगर उसकी करंट स्टेट थोड़ी देर बाद आई, समझ रहे हैं ना, अगर उसकी करंट स्टेट थोड़ी देर बाद आई ड्यूरिंग बीपी चेकिंग तो उसको आप गलत मेजर्स दे दोगे। हर पेशेंट के लिए बहुत ज़रूरी है ईसीजी उसका बिल्कुल एक्यूरेट हो। अगर उसे रन टाइम पर अपनी मिली सेकेंड में उसकी रीडिंग नहीं आई, ठीक है, और वो कुछ देर बाद आई, कुछ मिनट बाद हमें सही रीडिंग दे रहा है, तो पेशेंट को तो आप फिर क्या करेंगे, गलत डोज दे देंगे। मे बी उसका बीपी हाई हो, जिस टाइम पर उस टाइम पर आपने बीपी लो आइडेंटिफाई किया उस हिसाब से आपने उसको डोज दे दी। तो बहुत ज़रूरी है आप प्रोजेक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें, उसको उसकी हार्ड डेडलाइन उसकी सॉफ्ट डेडलाइन को देखें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, प्रोजेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स में आती हैं, क्वालिटी भी आती है और क्वालिटी में मैंने आपको बताया कि मेजरेबल्स आ जाते हैं, थ्रेटेंड कंडीशंस आ जाती हैं, तो ये सारी क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा लिखा हुआ है आइडेंटिफाई हाई लेवल प्रोजेक्ट रिस्क। या तो रिस्क रुक जाए या कोई कॉन्टीजेंसी बनाएं रिस्क से बचने के लिए, ठीक है, कि क्या मसला है या फ्यूचर में ये मसला हो सकता है। अगर ये मसला हुआ तो ये कॉन्टीजेंसी प्लान तैयार है, ये मसला हुआ तो हम ये वाला सिनेरियो अटैम्प्ट कर देंगे इस मसले में, ठीक है। तो ये सारी फ्यूचर प्लानिंग जो है बना के रखें क्योंकि रिस्क आ सकता है, ठीक है, रिस्क अकर हो सकता है। आप यूज़र की रिक्वायरमेंट को ज़रूर देखें वरना आप अपने आईडी को लेकर क्लियर नहीं होंगे। ओके जनाब, 3.4 पॉइंट्स देखते हैं। टेक इन टू अकाउंट यूज़र रिक्वायरमेंट कंसर्निंग इम्प्लीमेंटेशन स्टैंडर्ड फॉलो। जैसा कि मैंने आपको कहा कि आपने अगर यूज़र की रिक्वायरमेंट को नहीं देखा है तो आप देखें, क्योंकि यूज़र की रिक्वायरमेंट के बगैर आप सक्सेसफुल प्रोजेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते हैं। ओके, देन 3.5 सेलेक्ट डेवलपमेंट मैथडोलॉजी एंड लाइफ साइकिल अप्रोच। उसके बाद आप सेलेक्ट करें कि आपने कौन सी लाइफ साइकिल अप्रोच लगानी है अपने प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए। वाटरफॉल होती है कि पहले एनालिसिस करें, देन डिज़ाइन करें, फिर इम्प्लीमेंट करें, फिर टेस्ट करें, ठीक है। तो वाटरफॉल अप्रोच होती है, इंक्रीमेंटल अप्रोच होती है, प्रोटोटाइप होती है जो आजकल बड़ी ही फेमस है, एजाइल अप्रोच जो आजकल इंडस्ट्रीज़ में भी अप्लाई हो रही है, तो आप वो अप्रोच लगाएं। तो इट्स अप टू यू, इट्स योर विश। ओके, 3.6 पे लिखा है कि रिव्यू ओवरऑल रिजोर्स एस्टीमेट्स, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रिजोर्स की कॉस्ट को सॉरी रिजोर्स की कॉस्ट उनको बढ़ाना है या रिड्यूस करना है तो रिव्यू प्रोसेस बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप रिव्यू प्रोसेस करते रहें, इससे आपको पता चलेगा कि कब जाके रिजोर्स को एलिमिनेट करना है, कहाँ रिजोर्स को एक्सटेंड करना है, ठीक है। तो आई होप स्टेप नंबर 3 क्लियर हो गया होगा। स्टेप नंबर 3 में हमने दो एग्जाम्पल डिस्कस करी, रॉकेट की और ईसीजी की। हमने रॉकेट में यही देखा कि रॉकेट का टाइम, डिलीवरेबल टाइम, उसका सोर्स डेस्टिनेशन फिक्स हो। अगर फिक्स नहीं होगा तो हम थ्रेटेंड कंडीशन में फंस सकते हैं। तो ये क्वालिटी पे भी मैटर करता है। रियल टाइम सिस्टम जितने भी आप डिज़ाइन करें, रियल टाइम सिस्टम, उसमें क्वालिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने ईसीजी मशीन की एग्जांपल देखी कि अगर ईसीजी मशीन ने ब्लड प्रेशर चेक करते वक्त टाइम आगे पीछे कर दिया तो इससे भी थ्रेटेंड कंडीशंस अकर हो सकती हैं। तो ये भी क्वालिटी में आ जाता है हमारी, कि हमारी मशीन्स जो हम बना रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट हों, परफेक्टली हमें रेस्पॉन्स कर रही हों, ठीक है। तो इसके अलावा हमने स्टेप नंबर 3 में एक चीज़ और देखी कि हमें ये भी आइडेंटिफाई करना है कि हमारा प्रोजेक्ट क्यों यूनिक है, क्यों ज़रूरी है मार्केट में, क्या है इसकी बेस्ट क्वालिटी। तो ये सारी क्वेश्चन जो है हमारे माइंड में हो ड्यूरिंग प्रोजेक्ट डिज़ाइनिंग। और इसके अलावा हमने एंड में ये भी देखा कि क्या देखा कि हमारे रिज़ोर्स को हमें फिर से रिव्यू करना है, क्योंकि रिज़ोर्स रिव्यू भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें कितनी रिज़ोर्स इंक्रीज़ करनी है, कितनी रिज़ोर्स डिक्रीज़ करनी है। बैक टू द सिनेरियो, जो हमने सिनेरियो एनालाइज किया था कॉलेज का, जो सर्विस कंपनी जो थी हमारे कॉलेज को सर्विस प्रोवाइड कर रही थी। फिर हमने डिसाइड किया कि हम अपना एक एप्लीकेशन बनाएंगे जो
क्योंकि सर्विस कंपनी जो थी वो फुलफ़िल नहीं कर रही थी हमारे डिज़ायर्स को, तो हम अपनी एप्लीकेशन बनाएंगे ऑफ द शेल्फ पैकेज लेके। ऑफ द शेल्फ पैकेज का मीन्स ये था कि हम अपना ही जो हमारा मटेरियल है, जो हमारे पास चीज़ें हैं, उन्हीं को यूटिलाइज़ करते हैं, उसी स्टॉक को लेते वक्त हम अपना एक अलग से एक सिस्टम बनाएंगे। ठीक है, तो उस सिनेरियो में क्वेश्चन ये है कि वो सिनेरियो जो है वो ऑब्जेक्टिव है या प्रोडक्ट बेस्ड है। तो वो सिनेरियो जो है वो ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि हम अडॉप्ट कर रहे हैं क्या एग्जिस्टिंग सिस्टम को, उनके रिजल्ट को, और उसमें उसमें क्या कर रहे हैं, हम इन्हेंसमेंट कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं उस सिस्टम को अपने तरीके से इम्प्लीमेंट करने की। रिस्क जो है इधर मेंशन है, देयर मे नॉट बी एन ऑफ द शेल पैकेज दैट कैटर्स फॉर द वे पैरोल इज़ प्रोसेस्ड एट ब्राइट माउथ कॉलेज। क्या पता ऑफ द शेल पैकेज जो है हमारे पास, एस आई ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाट डज इट मीन। ऑफ द शेल पैकेजेस क्या होते हैं, एग्जिस्टिंग स्टॉक जो है हमारे पास सॉफ्टवेयर का, हार्डवेयर का, जो हम यूटिलाइज़ कर रहे हैं अपने पैरोल प्रोसेस के लिए, अगर वो इनफ नहीं है, ठीक है, अगर वो हमारे पास इनफ नहीं है ब्राइट माउथ कॉलेज में पैरोल सिस्टम डिज़ाइन करने के लिए, तो फिर क्या हमें करना चाहिए, ये हमारे रिस्क आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमने वो ही चीज़ें यूटिलाइज़ करी हैं अपने प्रोजेक्ट में जो ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन ऑफ द शेल पैकेज हमारे पास इनफ नहीं है, जो स्टॉक है वो काफ़ी नहीं है सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो ये रिस्क आ रहे हैं हमारे। तो पीएम से मेरा क्वेश्चन ये है, प्रोजेक्ट मैनेजर से, वो इस सिनेरियो को कैसे आंसर करेगा। ठीक है, तो प्रोजेक्ट मैनेजर का आंसर क्या होता है सिनेरियो के लिए, project manager decide to obtain detail of how man candidate packages work as soon as possible। अब प्रोजेक्ट मैनेजर देखेगा अपनी टीम में ऐसे कौन से ब्रिलियंट कैंडिडेट्स हैं जो इस काम को एज सुन एज पॉसिबल एकम्प्लिश कर सकते हैं, वो उन लोगों को साइट पे करेगा। ठीक है, अगर एक टीम में 10 मेंबर्स हैं तो 10 मेंबर्स हैं वो एक्सपर्ट कैंडिडेट्स को निकालेगा और उनको साइट पे करेगा और उनसे बोलेगा कि आपने ये काम जल्द से जल्द इस टाइम में कम्प्लीट करना है, क्योंकि रिसोर्स बहुत कम है। ठीक है, तो रिसोर्स के हमारे पास कंप्यूटर्स अगर 10 हैं तो वो 10 कंप्यूटर्स पे 5 लोगों को काम दे देगा, 5 कंप्यूटर्स पे काम दे देगा डिज़ाइनिंग का, तो 5 कंप्यूटर्स पे काम दे देगा बैक एंड डिज़ाइनिंग का, 5 कंप्यूटर पे फ्रंट एंड का, तो 5 कंप्यूटर बैक एंड का। उन स्पेशल लोगों को रखेगा वो उन कंप्यूटर्स पे जहाँ जैसे ही स्पेशल कैंडिडेट्स काम फिनिश कर लेंगे देन वो दूसरे लोगों को हायर कर लेगा। इस तरीके से टीम में अगर अच्छे कैंडिडेट पैकेज निकल जाते हैं, अगर अच्छे कैंडिडेट एक्सपर्ट कैंडिडेट निकल जाते हैं तो हमारा काम जो है वो जल्दी हो सकता है। तो प्रोजेक्ट मैनेजर सबसे पहले सर्च करेगा अच्छे कैंडिडेट्स को, ताकि वो अपना काम जल्द अज जल्द कम रिसोर्सेज में कंप्लीट करा सके। ठीक है, इसके अलावा ऑल्सो एग्रीमेंट डैट इफ़ नेसेसरी प्रोसेस विल बी चेंज टू फिट इट विद द न्यू सिस्टम। वो ये भी एग्रीमेंट लेगा कि अगर हमें ज़रूरत पड़ी नेसेसरी चेंजेस की नए सिस्टम में ऐड करने के लिए तो वो भी हम ऐड करें। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, इसमें रिव्यू ओवरऑल स्ट्रक्चर, आपने रिव्यू भी करना है पूरा प्रोसेस, क्या पता आपको रिसोर्स को ऐड करने की या रिड्यूस करने की ज़रूरत पड़ जाए। तो यहाँ पे यही बात मेंशन की भी है कि ड्यूरिंग प्रोजेक्ट डिज़ाइनिंग प्रोजेक्ट मैनेजर ये भी एग्रीमेंट लेगा कि अगर ड्यूरिंग प्रोजेक्ट डिज़ाइनिंग हमें ज़रूरत पड़ती है नए चेंजेस को ऐड करने की प्रोसेस में तो हम करेंगे। ठीक है, तो ये हमने अंडरस्टैंड किया स्टेप नंबर 3। थैंक यू।